तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है। तो इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पर ये देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करते हैं और मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। आज का जो हमने यहाँ पर पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोल अवधारणा। ठीक है, या मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब मोल अवधारणा पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हम मोल अवधारणा जब हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि मोल अवधारणा का यूज बहुत अधिक होने वाला है हमारे इसमें। ठीक है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान से पढ़ना है भाई। ठीक है। होता क्या है, देखो मोल अवधारणा होती क्या है। देखो अगर हम देखें रसायन विज्ञान में हम डील करते हैं परमाणु और अणुओं में भाई। ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर हम अणुओं का यूज करेंगे या वहाँ पर किसका यूज होता है, परमाणुओं का यूज होता है। ठीक है। और जो परमाणु और अणु होते हैं उनका आकार क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है या बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा स्पेस में देखें, अगर हम थोड़ा सा भी अगर यूज करते हैं, अगर माना 1 ग्राम, अगर हम माना कोई रासायनिक पदार्थ है उसका हम 1 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस 1 ग्राम में अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, उनकी लाखों में या करोड़ों में उनकी संख्या वहाँ पर हो सकती है। ठीक है। और ये जो मोल अवधारणा है ये हमारे यहाँ पर किसी भी परमाणु या अणु में उपस्थित कणों की संख्या को ही बताता है। ठीक है। किसी भी यौगिक में उपस्थित कणों की या जो परमाणुओं की संख्या को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, हम मोल द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब देखो देखो हम जनरली देखो हम अपने चारों ओर से बहुत सारे सामान खरीदते हैं। ठीक है। और सामान खरीदते समय हम कुछ यूनिटों का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखो, हमने अगर केले खरीदने हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे दीजिए। 1 दर्जन का यूज करते हैं हम। ठीक है। और 1 दर्जन में हम जानते हैं कि केलों की संख्या हमको एक फिक्स संख्या में केले मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। ठीक है। अब अगर हम दर्जन का यूज किसी भी वस्तु के लिए करें, ठीक है, 1 दर्जन गेंद दे दीजिए अगर हम कहेंगे, ठीक है, तो गेंद में हमको कितनी गेंदें मिलेंगी, 12 गेंदें मिलेंगी। 1 दर्जन सेब दे दीजिए अगर हम कहेंगे तो कितने सेब मिलेंगे हमको, 12 सेब मिलेंगे। ठीक है। यानी कि ये दर्जन हमारा, दर्जन में हमारी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है भाई। ठीक है। दर्जन का मतलब क्या है, 12 वस्तुएं। ठीक है। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जो मोल है ये भी यहाँ पर कणों की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, परमाणुओं या अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जनरली हमारा अगर 1 मोल कहा जाता है किसी भी वस्तु के लिए, अगर 1 मोल का प्रयोग किया जाता है तो 1 मोल में जो संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो जनरली हमारा जो परमाणु और अणु होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, मोल का यूज करते हैं। और मोल में अगर हम कणों की संख्या देखें तो कणों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में हमारे कणों की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ठीक है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने दर्जन का यूज किया था, दर्जन में कितने अंक होते हैं, 12 होते हैं भाई। ठीक है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु के लिए अगर हम 1 मोल का यूज करें तो 1 मोल में हमारे इतने वस्तुएं यहाँ पर आ जाएंगे भाई। ठीक है। अब अगर हम 1 मोल केले का यूज करेंगे, 1 मोल केले दे दीजिए, तो 1 मोल में हमको इतने केले मिलेंगे भाई। ठीक है। हम कहेंगे कि 1 मोल हमको संतरे दे दीजिए, ठीक है, तो 1 मोल में संतरों की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ठीक है। अब जनरली हम मोल का यूज इन वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं, केले या संतरों के लिए हम इनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है वो संख्या बहुत अधिक है भाई। ठीक है। और इतनी अधिक है कि इस संख्या की गणना हम आसानी से नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है। अगर माना 1 मोल केले दे दिए कहेंगे तो वहां पर कितने केले देने होंगे हमको, देखो 6.022, अब 23, इसकी पावर क्या है, 23 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जीरो बढ़ाते जाएंगे भाई। ठीक है। तो दशमलव हमारा यहाँ पर था तो दशमलव हमने हटाया, कितने, अब हम कितनी संख्या आगे बढ़ाएंगे, 23 बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। ठीक है, तो ये जो संख्या हमको मिलती है, अगर हम मोलों की संख्या की अगर हम बात करें तो एक मोल में जो संख्या हमको मिलती है वो संख्या इतनी बड़ी संख्या मिलती है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारी सामान्य वस्तुओं का के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं मोल का यूज। ठीक है, लेकिन जो हमारे परमाणु होते हैं या जो अणु होते हैं उनके लिए इस संख्या का यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बताया आपको कि अगर 1 ग्राम हम कोई भी यौगिक ले रहे हैं, माना 1 ग्राम हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या होगी, या जो हमारे NaCl सोडियम और क्लोरीन आयन की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो मोल अवधारणा है, इस मोल अवधारणा को हम परमाणु अथवा अणु के लिए देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारे मोल के लिए अगर हम देखें तो मोल क्या करता है, किसी भी या मोल द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा किसी यौगिक अथवा परमाणुओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो मोल द्वारा हम किसको प्रदर्शित करते हैं, हमारे जो परमाणु या अणु होते हैं उनकी संख्या को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सिंपली 1 मोल NaCl लिखा है, तो 1 मोल NaCl का मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23। NaCl के कितने पार्टिकल होंगे यहाँ पर, 1 मोल NaCl का अगर हमने यूज किया है तो इसका मतलब है कि कितने पार्टिकल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, हम कह रहे हैं 1 मोल सोडियम, 1 मोल अभी सोडियम हमने लिया है, सोडियम परमाणु, यहाँ पर तो हमने NaCl हमारा एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक को लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 मोल सोडियम कह रहे हैं, तो 1 मोल सोडियम हमारा किसको व्यक्त करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 को यहाँ पर व्यक्त करेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी परमाणु के लिए मोलों की संख्या लिखे हैं या विभिन्न प्रकार के अणुओं के लिए मोलों की संख्या लिखे हैं, तो मोलों की संख्या हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, और किसी भी परमाणु या अणु में एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, अब हम किसी भी वस्तु में देखो, हमारे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मोल H2SO4। अगर 1 मोल H2SO4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम कितने कण हमने लेने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल H2SO4 में कितने कण होंगे, इतने होंगे। ठीक है, अब अगर 2 मोल H2SO4 कहेंगे तो ये जो संख्या है इसको हम क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे भाई। ठीक है, 3 मोल कहेंगे तो इस संख्या को हम 3 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली हमने यहाँ पर ये समझना है कि मोल अवधारणा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, परमाणु अथवा अणुओं के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि परमाणु अथवा अणुओं की जो साइज होता है, जो इनका जो साइज होता है वो साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और थोड़े से स्पेस में हमारे क्या हो जाता है, अगर हम थोड़ा सा स्पेस में अगर हम देखें तो थोड़े से स्पेस में हमको क्या मिल जाती हैं, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर इन परमाणु अथवा अणुओं की मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु या अणु की संख्या जब हम मोल में लिखते हैं या मोल संख्या ज्ञात करते हैं तो मोल में हमारी संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इस संख्या को हम यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं भाई, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये जो संख्या है इसको हम किस नाम से जानते हैं, अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोल द्वारा हम क्या प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, किसी भी परमाणु या अणु में उपस्थित कणों की संख्या। ठीक है, अब देखो जब हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, मतलब देखो जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी है N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में देखो जनरली हमारे यहाँ पर जब अभिक्रिया हमने लिखी है तो N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल यूज हो रहा है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान हमारे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के कितने
कण प्रयुक्त हो रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमारे यूज हो रहे हैं भाई। इतने पार्टिकल N2 के यूज हो रहे हैं। हाइड्रोजन के अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 3 मोल यहाँ पर हमने लेने हैं, ठीक है। जबकि हमारे जो बनने वाले पदार्थ हैं अमोनिया, इस अमोनिया के कितने पार्टिकल बनेंगे या कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 को जब हम 2 से इंटू करेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त होगी, ठीक है। तो सिंपली जब हम रासायनिक तो मोल अवधारणा का यूज हम कहाँ करते हैं? परमाणुओं तथा अणुओं के लिए हम करते हैं, ठीक है। और मोल अवधारणा हमको क्या बताती है? एक फिक्स संख्या को बताती है, ठीक है। और किसके लिए हम इसका यूज करते हैं? परमाणु और अणुओं के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारे थोड़े से स्पेस में अगर हम देखें 1 मोल हमने H2SO4 लेना है, तो ये 1 मोल H2SO4 हमारे इतने से स्पेस में हमको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे अणु जो होते हैं, अणुओं का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है भाई, ठीक है। इतने स्पेस में हमारा देखो इतनी बड़ी संख्या आ गई है, यानी कि इतने से स्पेस में H2SO4 के इतने हमारे कण उपस्थित हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोल अवधारणा है, इस मोल अवधारणा को हम अणुओं तथा परमाणुओं के लिए लागू करते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारा मोल अवधारणा। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक, अधिक्य अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक, ठीक है। तो हाँ, सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक, ठीक है। चलो इससे पहले सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक पढ़ने से पहले मोल के कुछ सूत्र हम पढ़ लेते हैं भाई। मोल को ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र हम पढ़ लेते हैं। देखो, किसी भी पदार्थ में कोई भी परमाणु है या कोई भी अणु है, उसमें जब हमने मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बट्टे पदार्थ का अणुभार, ठीक है। तो मोल किसी भी कोई भी हमारा परमाणु है या अणु है, उसके मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं का भार अपॉन अणु भार, या पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन उसका अणु भार, ठीक है। या अगर हम देखो, ये तो हम तब यूज करेंगे जब हम किसके लिए मोलों की संख्या निकालेंगे? अणुओं के लिए निकालेंगे, तो अणुभार का, ठीक है। ऐसे अगर हमने परमाणुओं के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन हो जाएगा परमाणु भार, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखो, जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात करना है, देखो 16 ग्राम CH4 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 16 ग्राम CH4 के मोलों की संख्या हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 16 ग्राम CH4 में कितने मोल उपस्थित हैं भाई, ठीक है। 16 ग्राम हमने CH4 ले लेना है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हमने कि कितने मोल होंगे CH4 के 16 ग्राम में कितने मोल होंगे। हमने क्या करना है? एक वेइंग मशीन हमने लेनी है, उसमें 16 ग्राम हमने क्या ले लेना है? CH4 ले लेना है। CH4 का अमाउंट हमने कितना लेना है? 16 ग्राम लेना है, ठीक है। तो 16 ग्राम CH4 के मोलों की संख्या, अब इसमें 16 ग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं ये हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलों की संख्या इक्वल टू
ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार, तो कितना ग्राम दिया है, 16 ग्राम दिया है, अपॉन पदार्थ का अणुभार, तो CH4 हमारा क्या है, एक प्रकार का अणु है, ठीक है। तो इसका अगर हम अणुभार ज्ञात करते हैं तो देखो 12 हमारा कार्बन का होता है प्लस 4 इंटू 1 यह हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो टोटल हमको कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो 16, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना मिलेगा हमको, 1 मोल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमको क्या मिल गया कि 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। 16 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं, 1 मोल यूज होते हैं, यानी कि अगर हम कणों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर कण उपस्थित होंगे। 16 ग्राम CH4 में कितने कण उपस्थित होंगे, 1 मोल। 1 मोल का मतलब बताया था कि कितने होते हैं, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ऐसे हमने याद करना है, देखो हमने याद करना है 88 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हमने यूज करना है। 88 ग्राम CO2 में CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्राम में भार, जितना भी ग्राम में भार दिया गया है, 88 ग्राम दिया है, ठीक है, अपॉन अणुभार। CO2 का अणुभार अगर हम ज्ञात करते हैं तो कितना मिलता है, 12, तो हमको कार्बन का मिल जाता है प्लस 16, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं यहाँ पर, 2 हैं भाई, ठीक है। तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 44 मिलता है, अणुभार कितना मिल जाता है CO2 का, 44। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। तो 2 मोल में कितने कण होंगे हमारे यहाँ पर, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ठीक है। तो 2 से हम इंटू करेंगे तो ये हमको मिलेगा समथिंग 2 2 जा 4 4 0, ये 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या याद कर लेते हैं, अगर हमको मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो मोलों की संख्या को हम अगर ग्राम में हमको भार दिया रहे और पदार्थ का फॉर्मूला हमको दिया रहे या नाम उसका दिया रहे तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अगर मोलों की संख्या हमको ज्ञात हो गई है तो हमको पता है कि 1 मोल में हमारे कितने पार्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोल मिलते हैं हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू की उससे हम उसको क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगला जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। हमको मिला है कि 11.5 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 11.5 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या हमने ज्ञात करनी है कि 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो 11.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, मोलों की संख्या इक्वल टू ग्राम में भार, ग्राम में कितना दिया है सोडियम का, 11.5 ग्राम दिया है, अपॉन सोडियम का, सोडियम चूंकि परमाणु है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, उसका परमाणु भार रखेंगे। तो परमाणु भार कितना होता है सोडियम का, 23 होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, देखो ये हमको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। या इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 मोल। तो कितने मोल मिले हमको, 0.5 मोल मिले, ठीक है। तो अब 0.5 मोल में अगर हमने कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिली हमको, 0.5 मिली, ठीक है। तो 0.5 से हम मोल को इंटू कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 3.011 इंटू 10⁻23 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या याद कर सकते हैं, कोई भी हमको जब ग्राम में को मान मिले और इसके अलावा हमको परमाणु या अणु का नाम दिया जाए या फॉर्मूला हमको दिया जाए तो हम वहां पर मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, देखो अब यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो सीमांत रिएजेंट और अधिक्य अभिकर्मक, देखो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में हमारे यहाँ पर एक फिक्स नंबर ऑफ मोल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो जब हमारी माना रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और बन रहा है हमारा क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, HI बन रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन ने अभिक्रिया की और बनाया क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, ठीक है। तो हमेशा हमारी जब भी ये अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि 1 मोल हाइड्रोजन का यूज होगा और 1 मोल किसका यूज होगा, आयोडीन का यूज होगा, ठीक है, और 2 मोल हमारे क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे, ठीक है। अब हम माना एक पात्र में हम यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं माना, ठीक है, हाँ एक वेसल है हमारे पास, इस वेसल में हम यहाँ पर रिएक्शन को करा रहे हैं भाई, ठीक है, इस वेसल में हम रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराते समय हमने यहाँ पर क्या मिलाया, यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज किया हमने और किसका यूज किया, आयोडीन का यूज किया, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन का हमने इस वेसल में, या जो हमारा फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का यूज किया। अब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन का यूज किया तो हमारा माना ये हो रहा है कि हमने इसमें 2 मोल तो हाइड्रोजन ले लिए, इसमें कितने मोल हाइड्रोजन का प्रयोग किया हमने, 2 मोल हाइड्रोजन हमने लिए और हमने 3 मोल यहाँ पर क्या लिए हैं, आयोडीन लिए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन में क्या है कि या इस स्पेस में क्या है, 2 मोल हमारे हाइड्रोजन है और 3 मोल क्या है, आयोडीन है, ठीक है। अब जब हमारी ये अभिक्रिया होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन हमारे देखो, रिएक्शन एक फिक्स, यहाँ पर फिक्स अमाउंट में हमारे यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो 2 मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल क्या है यहाँ पर, आयोडीन है। तो हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमारा अगर हम देखें तो जब एक रिएक्शन हमारी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन में हमारा 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल आयोडीन से, और क्या बन रहा है हमारा, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल आयोडीन है, ठीक है, तो सॉरी 3 मोल आयोडीन है, तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन और आयोडीन की संख्या क्या है, इनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का सीक्वेंस हमारा यही रहेगा भाई, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 1 मोल आयोडीन से, ठीक है, और बनाएगी क्या, 2 मोल HI बनाएगी, ठीक है। तो 1 बार हमारी रिएक्शन हुई, ये हमारा बना। सेकेंड टाइम चूंकि यहाँ पर 2 मोल है भाई, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो सेकेंड टाइप भी जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किससे, आयोडीन से, और क्या बनेगा हमारा यहाँ पर 2HI बना, ठीक है। 1 मोल जो फर्स्ट मोल ने, चूंकि यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है भाई और आयोडीन कितने हैं, इसमें 3 मोल हैं, तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन हुई उसमें तो क्या हुआ, 1 मोल हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया 1 मोल आयोडीन से, तो क्या बना हमारा, 2HI बना। अभी भी अब हमारा 1 मोल हाइड्रोजन बचा है और 2 मोल आयोडीन हमारा बचा है, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल आयोडीन से और क्या बना देगा, 2HI बना देगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन के 2 मोल ने यहाँ पर रिएक्ट कर लिया आयोडीन के 2 मोल से, और टोटल अगर हम देखें रिएक्शन में 4 मोल हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन का यूज तो पूरा हो गया है और 2 मोल आयोडीन का भी यूज हो गया है, ठीक है। अब हमारा क्या है, यहाँ पर 1 मोल आयोडीन बच गया है भाई, 1 मोल आयोडीन हमारा शेष बच गया है, ठीक है। एक बार फिर से इसको सुनो, देखो हमने क्या किया है, हमने एक फ्लास्क लिया है, उस फ्लास्क में हमने 2 मोल हाइड्रोजन यूज किया है, 3 मोल हमने आयोडीन यूज किया है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन और आयोडीन अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल आयोडीन से और क्या बनते हैं यहाँ पर 2 मोल HI बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें 2 मोल हाइड्रोजन है और 3 मोल आयोडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, 1 मोल आयोडीन रिएक्ट करेगा 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल आयोडीन से, तो क्या बना, 2 मोल HI बना, ठीक है। अभी केवल 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन के बीच हमने रिएक्शन देखी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, 1 मोल का तो यूज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल का यूज हो गया है और हमारा ये पदार्थ बन गया है,
ठीक है। अब हमारा यहाँ पर अभी भी 1 मोल हाइड्रोजन बचा है और आयोडीन हमारा कितना बचा है, अब 2 मोल बचा है, क्योंकि आयोडीन के 3 मोल थे, 1 मोल यहाँ पर यूज हो गया है। ठीक है, तो 1 मोल अब जो हाइड्रोजन बचा है वो रिएक्ट करेगा फिर से 1 मोल आयोडीन के साथ और क्या बनाएगा, 2 मोल HI बनाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन यूज हो चुका है और 2 मोल आयोडीन रिएक्शन में यूज हो चुका है। और टोटल हमारे अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 मोल हमारे क्या बन गए हैं, HI बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिएक्शन में हमारे 1 मोल I2 बच गया है भाई, 1 मोल आयोडीन अब भी बचा है, 1 मोल आयोडीन हमारा इसमें अब भी बचा है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन के कितने मोल थे, 3 मोल थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये आयोडीन है, इस आयोडीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं भाई, अधिक्य अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो हाइड्रोजन है इसको हम सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, रिएक्शन को फिक्स कर देता है। अब यहां से आगे कोई रिएक्शन हमारी नहीं बढ़ती है भाई। अब ये आयोडीन से अभिक्रिया करने वाला हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर दे रहा है, रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, फिक्स कर दे रहा है। रिएक्शन अब यहां से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे या लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, जबकि जो हमारा बचा हुआ पदार्थ है आयोडीन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और अधिक्य अभिकर्मक क्या होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन को भी हम लिख लेते हैं, सीमांत अभिकर्मक और अधिक्य अभिकर्मक की। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो क्या होता है सीमांत अभिकर्मक, देखो जो अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, ठीक है, ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में हमने देखा कि हाइड्रोजन, जब अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जा रहा है, आयोडीन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है हमारा। देखो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन पहले समाप्त हो गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन की वजह से हमारा जो उत्पाद है ये सीमित हो चुका है भाई। उत्पाद अब 4 मोल से आगे यहाँ पर HI नहीं बनेगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है और वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को क्या कर देता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, वहां से अधिक उत्पाद अब नहीं बन पाता है भाई। ठीक है, तो ऐसे अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अधिक्य अभिकर्मक। अब अधिक्य अभिकर्मक क्या होता है भाई, या एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बच जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अभिकर्मक का मतलब जो हमारे अभिक्रिया करने वाले जो कण हैं। ठीक है, तो जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, और जो अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में बच जाता है, शेष रह जाता है, ठीक है, उस अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं, अधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो मीथेन के पूर्ण दहन की अभिक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, एक अभिक्रिया हमको यहाँ पर दी गई है जिसमें मीथेन को, CH4 मीथेन है, इसको हमने जलाया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और इसके अलावा क्या बना है, H2O बना है। तो ये अभिक्रिया ये होती है भाई।
ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो अभिक्रिया हमारी सिंपली जब मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये अभिक्रिया हमारी होती है। ठीक है। अब क्या किया है इसमें, देखो एक प्रयोग में 0.5 मोल मीथेन के मिश्रण को 0.2 मोल ऑक्सीजन के साथ बंद नलिका में जलाया गया है। ठीक है। तो मीथेन का प्रयोग कितना किया गया है, यहाँ पर CH4 का प्रयोग कितना किया गया है, 0.5 मोल CH4 का यूज किया गया है। और इसके अलावा ऑक्सीजन का कितने मोल लिए हैं, यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन लिए हैं। ठीक है, जलाया गया है। अब हमने क्या करना है, अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक तथा अधिक्य अभिकर्मक हमने यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो अब कैसे हम इसको करेंगे, देखो सिंपली जब हमारा CH4 की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये अभिक्रिया हमारी होती है। भाई तुमको ऊपर अभिक्रिया दे चुके हैं कि CH4 की अभिक्रिया जब O2 के साथ होती है तो ये अभिक्रिया हमारे यहाँ पर होती है। भाई ठीक है। अब इस अभिक्रिया में अगर हम देखें जो अभिक्रिया हमारी हो रही है तो इस अभिक्रिया में 1 मोल CH4 का यूज हुआ है, 2 मोल ऑक्सीजन का यूज हुआ है और 1 मोल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है और 1 मोल क्या बना है, जल बना है। ठीक है। अब अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मोल हमारा क्या प्रदर्शित करता है। मोल अगर हमारा सिंपली जब हम रिएक्शन को लिखते हैं तो रिएक्शन लिखते समय जिन अंकों का प्रयोग हम करते हैं रिएक्शन के साथ उनको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है। और मोल में हमारे कणों की संख्या फिक्स होती है भाई, और बहुत बड़ी संख्या होती है। 1 मोल का मतलब क्या बताया था, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर आपको बताया गया था। तो 1 मोल लिखा है तो CH4 हमने लिखा है तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर कण आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। 2 मोल लिखा है तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर कण रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या दिया है कि जब हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो उस समय जो मीथेन है इस मीथेन का यूज कितना हो रहा है, 0.5 मोल इसका यूज हो रखा है, या अभिक्रिया के लिए हमको 0.5 मोल मीथेन दिया गया है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 मोल दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि कौन सा हमारा सीमांत अभिकर्मक है और कौन सा अधिक्य अभिकर्मक है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया में 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हमको कितने मोल CH4 की आवश्यकता है, 1 मोल CH4 की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि, या हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल CH4 के दहन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 1 मोल CH4 के दहन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, हमको 2 मोल की आवश्यकता है। भाई 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CH4 का दहन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब 0.5 मोल CH4 के दहन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता। ठीक है। तो यहां पर हम देखो 1 मोल के CH4 के दहन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, 0.2 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 0.5 मोल CH4 है भाई। ठीक है। 0.5 मोल यहाँ पर CH4 है, तो इसके दहन के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 1 मोल की आवश्यकता होगी भाई। ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो 1 मोल CH4 के दहन के लिए 2 मोल की आवश्यकता है, तो 0.5 यानी कि आधे मोल के लिए, हाफ मोल के CH4 के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 1 की होगी। अगर 1 मोल CH4 के दहन के लिए 2 की आवश्यकता है तो आधे मोल 0.5 मोल CH4 के दहन के लिए कितनी होगी, केवल 1 की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो हमारा मीथेन है, इस मीथेन का यूज कितना किया गया है, 0.5 का यूज किया गया है। ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का यूज कितना किया गया है, 2 मोल किया गया है भाई। ठीक है। जबकि चाहिए कितना मोल हमको, केवल 1 मोल चाहिए, लेकिन किया कितना गया है, 2 मोल यूज किया गया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा CH4 है, ठीक है, ये इस अभिक्रिया में क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा भाई, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि इसकी इस मात्रा का यूज अभिक्रिया में आसानी से हो जाएगा। ठीक है। जबकि जो हमारा ऑक्सीजन है,
ठीक है, इस ऑक्सीजन का केवल 1 मोल यूज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल CH4 के दहन के लिए तो 2 मोल का यूज हो रहा था। ठीक है, जबकि 0.5 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, केवल 1 मोल का यूज हो रहा है, जबकि हमको दिए कितने गए हैं, 2 मोल दिए गए हैं। ठीक है, तो दो मोल दिए गए हैं तो 1 मोल का यूज हो जाएगा, तो अभी भी क्या होगा, हमारा 1 मोल बच जाएगा। ठीक है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा, अधिक्य अभिकर्मक क्या हो जाएगा, अधिक्य अभिकर्मक यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, जबकि सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH4। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक CH4 को क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो CH4 है, इस CH4 के 0.5 मोल का यूज अभिक्रिया में इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, जब तो 0.5 के लिए कितने मोल ऑक्सीजन यूज होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन यूज होंगे, तो 0.5 मोल जो हमारा CH4 है वो अभिक्रिया में आसानी से यूज हो जाएगा। ठीक है, और कितने मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पर 1 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो चूंकि जो CH4 है ये अभिक्रिया में पूर्ण रूप से यूज हो गया है भाई, CH4 अभिक्रिया में पूर्ण रूप से यूज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, जबकि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन अभी भी बचा है हमारा, क्योंकि 0.5 मोल CH4 ने 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया की है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के हैं कितने मोल हमारे पास, 2 मोल हमारे पास है। ठीक है, तो अभी भी हमारा अभिक्रिया में 1 मोल ऑक्सीजन बच जाता है, तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा यहाँ पर, अधिक्य अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे भाई। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि मोल हमारा यहाँ पर प्रदर्शित करता है कोई किसी भी परमाणु या अणुओं को जब हम मोल में लिखते हैं तो ये मोल हमारा क्या करता है, एक फिक्स संख्या को व्यक्त करता है, जो संख्या हमारी ये है। ठीक है, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हमारे पदार्थ क्रिया करते हैं तो यहाँ पर आंशिक रूप उनका लिखा जाता है। ठीक है, तो आंशिक रूप का मतलब है कि मोलों की संख्या को ये व्यक्त करता है। N2 लिखा है तो इसका 1 मोल है, H2 लिखा है तो इसका 3 मोल है। ठीक है, और प्रत्येक मोल में एक निश्चित संख्या होती है भाई, एक निश्चित संख्या में हमारे अणु या परमाणु वहां पर भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीमांत अभिकर्मक और अधिक्य अभिकर्मक हमने पढ़े। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक हमारे क्या होते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो जो पदार्थ हमारा पहले समाप्त हो जाता है अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, और जो शेष बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा कि जब यहाँ पर अभिक्रिया कराई गई मीथेन और ऑक्सीजन के बीच, तो जो मीथेन था ये हमारा क्या कहलाया, सीमांत अभिकर्मक कहलाया, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान इसका इजीली यूज हो गया। ठीक है, जबकि जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन का 1 मोल हमको यहाँ पर शेष अभिक्रिया के अंत में शेष हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास जो है वो हम कल को देखेंगे फिर।